कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो बोर्ड के पेपर की जो तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और आपका जो पेपर है बहुत ही शानदार होगा। इसके लिए आपका ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो कक्षा 10 की जो गणित है वो चैप्टर नंबर 1 से लगा के लास्ट तक का जो आपका चैप्टर है वो संपूर्ण चैप्टर इस वीडियो में निपटाने वाला है और पूरी किताब का आपका रिवीजन हो जाएगा अगर ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो। ये इस किताब की जो PDF है वो अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं ऐप के ऊपर। मात्र 49 रुपये में आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं और भी, तो आप जो 49 रुपये में ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में पार्ट नंबर 1 से लगाकर प्रश्नावली 1 से लगाकर प्रश्नावली जो लास्ट वाली जो आपकी प्रायिकता वाली प्रश्नावली है वहाँ तक आपका जो टोटल जो इसमें आपका रिवीजन होने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और कक्षा 10 की गणित का जो रिवीजन इस वीडियो में हम कर लेते हैं। तो पहली प्रश्नावली है जिसका नाम क्या है, आपके पहली प्रश्नावली का नाम आता है आपके वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? रियल नंबर होता है। और रियल नंबर का मतलब इसमें आपके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्या इसमें शामिल होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह होती है जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर जो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसको अपन परिमेय संख्या कहते हैं। ये वीडियो केवल आपका रिवीजन वीडियो है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो भी आपका जो पास होने के लिए काफ़ी इसमें हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। फिर आपके एक फैक्ट दे रखा है, फैक्ट को देख लेते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यही हमारे जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारे पास में मान लो 8 है, तो अब 8 को जो अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा के रूप में लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो 12 को अभाज्य संख्या जो है उसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये जो लिखा होता है ये एक अद्वितीय तरीका होता है, इसको और किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता, यूनिक इसमें आपके फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर आपके अगला फॉर्म इसमें इफेक्ट ये है कि किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में लिखा जा सकता है। जैसे 2 को 2, 4 को 2 × 2, 253 को 11 × 23, दो अलग अलग अभाज्य गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं कि गणितज्ञों का राजकुमार किसको कहा जाता है, तो याद करें ना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है इनको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। फिर आपके इसमें आएगा HCF। तो HCF क्या होता है? HCF के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका जो मतलब होता है और हिंदी में इसको मसपा कहते हैं। HCF कैसे ज्ञात करते हैं? तो HCF ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है कि संख्या का आपको गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, और फिर इसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटी छोटी घात वाली जो संख्या होती है उसका जो गुणनफल होता है वो आपका HCF कहलाता है, महत्तम कहलाता है। उदाहरण के लिए आपको 12 का, 15 का और 21 का आपको अगर HCF ज्ञात करना है तो इनके गुणनफल करेंगे, ठीक है, गुणनखंड लिखेंगे। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। गुणनखंड करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार, 6 में 2 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। तो 12 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 लिखेंगे। तो 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2 और 3 की घात 1। तो 12 को लिखेंगे 2 की घात 2 और 3 की घात 1। इसी प्रकार से 15 को क्या लिखेंगे? 3 × 5। 21 को क्या लिखेंगे? 3 × 7 लिखेंगे। अब आपको इसका ज्ञात करना है HCF। HCF का मतलब होता है कि तीनों की संख्याओं का जो कॉमन पार्ट है उसका सबसे छोटी घात लेनी है। तो जैसे यहाँ पर सबसे छोटी घात आपको क्या दिखाई दे रही है और कॉमन भी होना चाहिए। तो देखो 2 तो कोई कॉमन इसमें है नहीं, तो 3 कॉमन है, 3 की घात 1, 3 की घात 1 और 3 की घात 1। तो HCF जो होता है वो सबसे कॉमन पार्ट जो होता है उसमें इसका जो HCF की जो सबसे छोटी घात होती है उसको लिखा जाता है। तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है? 1 है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपके 3 की घात 1 और 3 की घात 1 का मतलब 3 होता है। तो HCF निकालना आसान है, गुणनखंड करो, कॉमन को एक एक बार लिखना है और घात छोटी लिखनी है। फिर आपके LCM, HCF के बाद में आता है LCM। तो LCM क्या होता है? तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करना है, ठीक है, गुणनखंड के रूप में लिखना है और सबसे बड़ी घात होती है इसका गुणनफल जो होता है उसको क्या कहते हैं? LCM कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे 6 और आपको 20 का LCM ज्ञात करना है तो 6 और 20 का LCM निकालने के लिए 6 के टुकड़े करेंगे 2 × 3 और यह इसकी घात के रूप में लिखेंगे 2 की घात 1 और 3 की घात 1। इसी प्रकार से 20 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 20 की में भाग देंगे 2 का तो 10 बार जाएगा, 10 में 2 का भाग 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 2 की घात 2 और 5 की घात 1 इसका घात रूप हो जाएगा। ये इसका घात रूप है, पावर फॉर्म में, ये याद रखना। तो ये इसका घात रूप हो जाएगा ये। और उसके बाद में जो हम लिखेंगे इसका LCM। तो LCM क्या होता है? LCM इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 2 कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और LCM में इनकी बड़ी घात लिखी जाती है, तो इसमें बड़ी घात क्या है? 2 की घात 1 और 2 की घात 2।
तो बड़ी घात 2 की घात 2 है तो 2 लिखेंगे। अब जो संख्या बच गई है कॉमन नहीं है उसको भी एलसीएम में लिखा जाता है। तो 3 और 5 बचे हुए तो लिख लेंगे 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ये 2 की घात 2 कितना होता है 4 होता है, 3 की घात 1 3 होता है और 5 की घात 1 5 होता है। 3 चौक 12 और 12 पंजे 60 होता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा आपके 60 उत्तर आएगा। इस प्रकार से किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम आपको ज्ञात करना होता है। फिर आपके ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल है ए और बी के लिए उनका एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल करेंगे और उनकी संख्या का गुणनफल करेंगे तो वो बराबर ही आएगा। उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे संख्या दे रखी है 12 और 15। तो 12 और 15 का जो एचसीएफ वो कितना होगा, 12 और 15 का एचसीएफ आएगा 3 और इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। ठीक है, 12 और 15 का एचसीएफ 3 आता है और एलसीएम इसमें 60 आता है। अब आपसे पूछे कि ये वाला नियम लगाओ, सही है गलत है ये, तो ये गुणनफल चेक करने का नियम है कि ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या आता है, ए इंटू बी आता है। तो ए का मान, एलसीएम का मान कितना है 60 है और एचसीएफ कितना है 3 है। इधर ए कितना है 12 है और बी कितना है 15 है। तो इधर 3 और 60 का गुणनफल 180 आएगा और 12 और 15 का गुणनफल भी 180 आएगा। इस प्रकार दोनों बराबर है तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये गुणनफल चेक करने का एक तरीका होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर पी एक अपरिमेय संख्या होती है जहाँ पर अंडर पी एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जो पी होती है वो एक अभाज्य संख्या होती है, अंडर पी एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट पी जो होती है एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर पी जो होती है वो एक अभाज्य संख्या होती है। तो अगर अंडर रूट के अंदर एक अभाज्य संख्या है तो वो हमेशा ही क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर आपको नेक्स्ट बिंदु याद रखना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योग और अंतर होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। जैसे 3 + 4 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 - √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक प्रकार की अपरिमेय ही संख्या है क्योंकि पाई का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती होता है। शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल या भागफल होता है वो हमेशा वो एक अपरिमेय संख्या होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है आपके बहुपद, पॉलिनोमियल होता है। बहुपद क्या होता है, तो बहुपद एक प्रकार का जो चर होता है और चर में आपको क्या देखना होता है, इसमें घात देखनी होती है। ठीक है, तो चर में अगर इसकी घात देखेंगे तो यहाँ पर इस बहुपद की जो घात होती है वो वाली सारी चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे चर है तो कोई बहुपद है जिसमें जो चर की अधिकतम घात होती है उसको बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हमारे पास में एक बहुपद है, यहाँ पे 2x की घात 3 + 4x, ये एक हमारा बहुपद दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक बहुपद है। तो इस बहुपद में चर कौन है, तो चर हमारा x है और x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो बहुपद की घात जो चर होता है उसकी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना। नेक्स्ट है फिर ये जो बहुपद दे रखा है इसमें x की घात कितनी है, इसमें x की घात 1 है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर चर की घात 1 है तो बहुपद की घात भी 1 हो जाएगी। ये बहुपद है 2y² - 3y + 4, इसमें y की घात 2 है तो ये जो बहुपद की घात है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये 2 घात वाला बहुपद हो जाएगा क्योंकि y की अधिकतम घात 2 है। इस बहुपद में x की घात कितनी है, 3 है। तो ये 3 घात वाला बहुपद है क्योंकि इसमें x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 घात है। तो जिसकी घात 1 होती है उसको क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। उसको अपन लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं उसको। जिसकी घात 2 होती है और उसको अपन द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो रेखिक बहुपद की जो घात है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपके, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। जिन बहुपद की घात 1 होती है उनको रेखिक बहुपद कहा जाता है। रेखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है इसलिए इनको रेखिक बहुपद कहा जाता है। इसके अलावा इनका जो ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ये कि एक क्वेश्चन दे रखा आपके दूसरा आपका ये कि px = x² - 3x - 4 में यहाँ पर जो x = 2 रखने पर इसका मान कितना प्राप्त होगा, तो इसका जो मान प्राप्त होगा x = 2 पर ये इसका -6 आएगा। तो यहाँ पर x = 2 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो x का कोई भी मान जो उस बहुपद में रखने पर उसको 0 कर देता है, ठीक है, शून्य प्राप्त होता है उस बहुपद के मान में, तो उस x के मान को शून्य कहेंगे। तो यदि किसी बहुपद में x की वास्तविक संख्या को k से प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान जो शून्य आता है तो उसको क्या कहेंगे हम, यानी कि pk का जो मान है वो 0 आता है तो उसको इस जो k जो मान हमने रखा है इसमें तो उस मान को हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। आइए इसको और समझाते हैं। जैसे ये वाला बहुपद है x² - 3x - 4, इसमें x बराबर -1 रखने पर इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस p - 1 जो मान है x बराबर -1, ये इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा।
तो आइए देख लेते हैं शून्य क्या होता है। किसी भी बहुपद, जैसे बहुपद है ए एक्स प्लस बी, ये बहुपद इसका जो शून्यक होता है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है। क्या होता है? एक्स निर्देशांक होता है, यानी कि कोई जो ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष को जो काटती है वो उसके शून्यक कहलाते हैं। तो जितनी बार ये ग्राफ काटेगा एक्स अक्ष को, उसके उतने शून्यक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर किसी एन घात की बहुपद की अधिक से अधिक एन शून्य हो सकते हैं, यानी कि जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने शून्य प्राप्त होंगे। ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ में आपसे पूछा जा रहा है कि इसके कितने शून्य के, तो ये 3 बार काट रहा है इसको, एक्स अक्ष को ये ग्राफ 3 बार काटा, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे? इसके 3 शून्य हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक बताना है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात जो बहुपद होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये बहुपद होता है। ठीक है, बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। यहाँ पर इसका जो समीकरण बनाएंगे, इसको संगत समीकरण बनाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है? परवलय होता है, पैराबोला बनता है। तो इसका जो परवलय हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा इसका? द्विघात समीकरण का या द्विघात बहुपद का एक पैराबोला परवलय बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि बहुपद जो होता है पी एक्स, वो एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटता है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। हमने इसकी चर्चा कर ली है। मान लो एक ग्राफ है ये वाला, तो इसके कितने ग्राफ, इसके कितने शून्य की, तो ये 2 बार काटा इसको तो 2 शून्य हो जाएगा। मान लो एक भी बार नहीं काटा तो उसका कोई शून्य नहीं होगा। ठीक है, और ये 1 बार काटेगा तो 1 शून्य हो जाएगा, ये 3 बार कटेगा तो 3 शून्य हो जाएगा, 4 बार कटेगा तो 4 शून्य हो जाएगा। तो ये आपका शून्य भी आपको याद रखना है। एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार कटेगा उसके उतने शून्य प्राप्त होंगे। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ए एक्स प्लस बी होता है, जहाँ पर ए जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है और बी जो होता है वो अचर पद होता है। कुल मिला के रैखिक बहुपद में एक्स का मान, ये जो ए है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका बहुपद का मानक रूप होता है, जहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्या होती है और ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक द्विघात बहुपद है हमारे सामने। तो द्विघात बहुपद का आपको याद रखना है कि जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने शून्य प्राप्त होते हैं। तो 2 घात वाले के 2 शून्य आएंगे, 3 घात वाले के 3 शून्य आएंगे, 4 घात वाले के 4 शून्य आएंगे और n घात वाले के n शून्य आएगा, p घात वाले के p शून्य आएंगे। और कोई 1 घात वाला है तो उसके 1 ही शून्य आएगा। जैसे मान लो बात कर लेते हैं रैखिक बहुपद की। जो रैखिक जो बहुपद होता है उसकी 1 ही घात होती है और उसका 1 ही शून्य प्राप्त होगा। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्य प्राप्त होते हैं। मानक रूप आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और यहाँ पर इसके जो 2 शून्य आते हैं, इसको एक का नाम अल्फा देते हैं और दूसरे को नाम बीटा देते हैं। एक द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्य आते हैं, एक को अल्फा नाम दे देंगे, दूसरे को बीटा नाम दे देंगे। फिर हमें क्या करना है? अल्फा और बीटा में और इसके जो गुणांक है ए बी सी, इनमें क्या संबंध बताना है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो 0 सम इसमें आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा आपके अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए होता है, जहाँ पर माइनस का जो बी है, ये जो माइनस है वो तो फॉर्मूले का होता है और बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है। तो ये हो जाएगा एक्स का गुणांक और माइनस, और यहाँ नीचे जो हमारा ए है वो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए लिखेंगे। दूसरा आपका शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होगा, जहाँ पर ये जो सी है वो अचर पद है और ए हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये दोनों ही आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे एक बहुपद दे रखा है आपको, ये वाला बहुपद दे रखा है आपको कि 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9, इसमें शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। तो अल्फ़ा का मान कितना है? अब हमें नहीं पता, इसमें बीटा का मान भी नहीं पता है, तो फिर ए और बी का मान लिखेंगे। तो बी का मान कितना है? इसमें 7 है माइनस के। तो ए बराबर 2 है, बी बराबर माइनस के 7 है और सी बराबर माइनस के 9 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए होगा, यानी कि माइनस तो पहले से और माइनस के 7 और बट्टे में ए का मान 2। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 7/2 इसका उत्तर आएगा। तो शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा? बिना शून्यक ज्ञात की योगफल सीधा निकाल सकते हैं माइनस के बी बटा ए वाले फॉर्मूले से। तो 7/2 इसका उत्तर आएगा। शून्यकों का गुणनफल निकालना, तो एक और सवाल देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए होता है। सी का मान देखो ए का मान तो 1 है, बी का मान माइनस प्लस का 1 इसमें भी, और सी का मान माइनस के 12 है। ठीक है, तो सी का मान माइनस के 12 लिखेंगे और बटे में 1 का मान 1 लिखेंगे। तो -12 में 1 का भाग देंगे तो -12 ही उत्तर आएगा। तो ये भी आपको शून्यकों का योगफल गुणनफल याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपके
कि अल्फ़ा और बीटा अगर मान लो किसी जो एक द्विघात बहुपद के शून्य के हैं तो इसका जो बहुपद है वो क्या बनेगा, तो बहुपद जो बनेगा वो ये बनेगा के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बनेगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी, शॉर्टकट तरीका ये, इसको आप आराम से याद कर लें। जैसे एक बहुपद दे रखा आपको, इसके बहुपदों का योगफल माइनस का 3 है और गुणनफल आपके 2 हैं। तो मान लेते हैं कि किसी जो बहुपद है उसके शून्यकों का योगफल माइनस का 3 है और उसका गुणनफल 2 है, तो इसका बहुपद क्या बनेगा, बहुपद बनेगा आपकी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का 3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है आपके प्लस के 2 है। तो इनका मान लिख लेंगे, ये तो ये आएगा आपका बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस के 3 है और इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है। हल करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस के 2, ये क्या हो जाएगा हमारे इस बहुपद का मान आ जाएगा कि ये वाला बहुपद होगा जिसका योगफल जो है शून्यकों का माइनस का 3 है और गुणनफल आपके प्लस के 2 है। इस प्रकार से आपको जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध आपको बता देना है। वैसे त्रिघात का आपके है नहीं तो इसको आपको याद नहीं करना है। एक बहुपद दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसमें आपको क्या करना है, इसके जो गुणांक है वो देख लेना है। तो बहुपद के शून्य के क्या हो जाएंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए का मान कितना है टी है, तो टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा हमारा टी माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, ये हमारा उत्तर आएगा। इसी प्रकार से आपको अंडर रूट 3 वाला भी याद रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। टी स्क्वायर माइनस अगर आपको 3 दे रखा तो इसका उत्तर आपकी क्या आएगा, टी प्लस अंडर रूट 3 और टी माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर आपको याद रखना है। अगला जो चैप्टर है अपना क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर से आएगा। तीसरा जो चैप्टर है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से हैं, तो इसमें आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पहले देख लेना है। अगर आप जो और भी इसके टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो इनका जो टेस्ट वगैरह है वो अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है। आप ऐप के ऊपर मात्र 49 रुपीज़ जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये सारे PDF के नोट्स आपके सभी विषय के यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप वहाँ से इसकी और भी शानदार तैयारी कर सकते हैं। तो ये आप ऐप के ऊपर जाके ज़रूर देना, ऐप के ऊपर कई सारे टेस्ट आपके लिए फ्री में उपलब्ध हैं। तीसरा चैप्टर आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, देखो इसमें कितने चर होंगे, दो चर होंगे। रैखिक का मतलब इसकी जो घात होती है वो कितनी होगी, एक होगी, और समीकरण और युग्म होगा वो पेयर बनेगा। समीकरण का मतलब रैखिक युग्म का जो आगे बराबर में 0 लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है रैखिक समीकरण। तो इसका जो युग्म है तो इसका मतलब एक और आएगा इसमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब दोनों सेम हो गए तो इनको अलग अलग बताने के लिए पहले वाले समीकरण को a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 लिख लेते हैं और दूसरी को क्या लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 लिखते हैं। x और y दो चर हैं और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनके गुणांक हैं। तो आपको इनका जो हल निकालना होगा, इन समीकरण का क्या करना पड़ेगा, हल निकालना होगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का जो हल होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जो कि युग्म की दोनों रेखाओं पर स्थित होता है। जैसे मान लो कोई ग्राफ है, तो ग्राफ का एक ऐसा पॉइंट होता है जो कॉमन पॉइंट होता है, इन दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो सीधी रेखा प्राप्त होगी, क्योंकि रैखिक समीकरण है ये। तो इनसे जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगी और इनसे जब दो इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका जो हल होता है वो एक ऐसा बिंदु होता है जो दोनों रेखाओं पे स्थित होता है। उनको हम क्या कहते हैं, इस समीकरण का हल कहते हैं। यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म की एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस स्थिति में समीकरण का युग्म है वो अद्वितीय होता है। मान लो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो इनका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, इससे एक से ज़्यादा हल नहीं होंगे। और इसी रेखाओं को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएँ कहते हैं। और इनका जो हल होता है वो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है उसको हम रैखिक समीकरणों को संगत युग्म कहते हैं। इसमें कौन कौन सी आएगी, एक तो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी, कौन सी आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और एक आपकी संपत्ति रेखाएं आएंगी। कौन सी रेखाएं आएगी, संपत्ति, यानी कि जिसका एक तो एक हल होता है, जिसके अनेक हल होते हैं। जिसका कोई हल नहीं होता है वो संगत नहीं होती, उसको अपन असंगत कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपके कि रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं संपत्ति होती हैं, तो इस स्थिति में समीकरण में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यानी कि मान लो दो समीकरण हैं,
जिनका हल है जो अनेक आता है, तो वो रेखा कैसी बनाएगी, संपाती, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होके गुजर जाएगी, तो उसको हम संपाती रेखा कहते हैं। ये अनेक बार काटेगी तो इसके इतने ही हल, अनेक हल प्राप्त होंगे। और फिर रैखिक समीकरणों का जो आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अगर समांतर हैं, ठीक है, अगर समांतर हैं तो उनमें कोई समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो ये दोनों एक दूसरे को एक भी बार नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसका मतलब ये कैसी है, असंगत हो जाएगी। तो ये आपने जो ऊपर देखा कि समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी या संपाती होगी, तो इसके लिए हम बिना ग्राफ बनाए भी सीधा हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका जो समीकरण बनेगा, समीकरण से जिसका ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनने वाला है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म का जो गुणांक है इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपात कैसे निकालते हैं, तो अनुपात निकालना है A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का। अगर A1/A2 और B1/B2 दोनों में से इनका जो मान है वो बराबर नहीं है, मतलब तीनों में कोई बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, वो जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है, और इसका जो रेखा बनेगी वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, और इसका हल जो होगा वो अद्वितीय हल होगा। ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, ये जो कंडीशन है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब कोई मान बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी एक प्रतिच्छेदी रेखा होगी और इससे हम केवल एक हल प्राप्त होगा, क्योंकि ये रेखाएं एक ही बार इसको काट रही है। दूसरी कंडीशन ये कि मान लो पहला तो दूसरा और बराबर हो गया, लेकिन तीसरा जो मान है C1/C2 बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, वो समांतर रेखाओं वाला ग्राफ बनेगा, और समांतर रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जब रेखा काटेगी नहीं तो उसका हल कितना होगा, एक भी हल प्राप्त नहीं होगा, इसको हम कहेंगे कोई हल प्राप्त नहीं है। और जब कोई हल प्राप्त नहीं है तो फिर इसको असंगत कहा जाता है। और रेखाएं जो होती है वो असमांतर होती हैं, तो समांतर होती हैं, और समांतर रेखाओं का जो कोई हल प्राप्त नहीं होता है और ये असंगत होते हैं। मान लो तीनों ही बराबर हो जाए, पहली कंडीशन में कोई बराबर नहीं, दूसरी कंडीशन में दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, और तीसरी कंडीशन में तीनों ही बराबर, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे, ऐसी रेखाओं को संपाती रेखाएं कहेंगे, जिनके जो तीनों ही गुणांकों का अनुपात है वो बराबर आता है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इसका मतलब वो संपाती है। जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर गुजर जाती है तो उसको संपाती लाइन कहते हैं। वो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जब काटती हैं या गुजरती है तो वो अनेक बार उसको काटती हैं, लाखों अनंत बार इसको काट रही है, इसका मतलब इसके ऊपर अनंत बिंदु ऐसे जो दोनों के ऊपर स्थित है, तो इसके जो हल होंगे वो कितने हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे। ऐसी रेखाओं को संपाती रेखा कहते हैं। लेकिन इसका जो हल का जो प्रकृति है वो आश्रित युग्म है, वो संगत हल होता है। तो ये भी दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आपका चैप्टर आता है चौथा चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात समीकरण एक समीकरण है जिसकी घात दो होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये तो बहुपद है, बराबर में 0 लगा तो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं, उसके उतने ही हल प्राप्त होते हैं, उसके उतने ही मान प्राप्त होते हैं। तो इस समीकरण में जो x जो चर दे रखा है, इस x के मान को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। x का वैसा मान जो इसको 0 कर देता है, उसको हम शून्य भी कहते हैं, इसको मूल भी कहते हैं। तो x के मान को मूल मान या फिर इसको हल कहा जाता है। तो यदि हम द्विघात बहुपद को शून्य के साथ तुल्य कर देते तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। बहुपद के आगे 0 लगा लो तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। और द्विघात समीकरण की जो घात होती है वो दो घात का एक बहुपद होता है। तो इसका जो मानक रूप है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाला होता है। यानी कि इसमें x का मान ऐसा रखना है, कोई ऐसा मान रखना है x का k मान जो इसको क्या ला दें, इसको 0 ला दें। इसका जो मान है वो k के ऊपर इसका जो मान है वो 0 आ जाए। तो x का वह मान जिसको 0 कर दे उसको इसका शून्य कहते हैं। ये कुछ मान दे रखे हैं आपके ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ABC वास्तविक संख्या होती है। और ये कुछ समीकरण दे रखे हैं जो कि एक द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं, जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। फिर द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि है वो गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है। पहली विधि में हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें क्या करते हैं a और c को गुणा कर लेते हैं, जो भी उत्तर आता है उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करके जो संख्या आएगी उसका गुणनखंड में ऐसा जोड़ा लेना है जिनको जोड़ा या घटाएं तो b का मान आ जाएगा, और गुणा करने पे वापस a और c का गुणनफल आ जाएगा। जैसे हमारे पास में एक संख्या है x² प्लस 5x प्लस x² प्लस 7x प्लस 10, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान 1 है, b का मान 7 है और c का मान 10 है।
ए को गुणा करेंगे सी से, यानी कि 1 × 10 10 हो जाएगा। अब 10 के टुकड़े करने जिनको जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए। तो 10 के टुकड़े क्या क्या होंगे, 1 × 10 होगा और 2 × 5 होगा। तो 5 × 2 तो वही बात है, 2 × 5 सेम ही है, तो एक ही लेंगे हम। तो 2 × 5 करेंगे हम, क्योंकि हमारा जोड़ 7 चाहिए। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो जोड़ा बनेगा वो 2 और 5 वाला बनने वाला है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 और 5 लिख लेते हैं। x² + 2x + 5x प्लस में 0 10 और बराबर में 0। कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा तो x + 2 बचेगा। ऐसे यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x + 2 बचेगा। जो कॉमन आ रहा है यहाँ पे कोष्टक के अंदर वो सेम होना चाहिए, तब भी हमारा उत्तर सही आएगा। x + 2 2 बार, इसको एक बार लिखेंगे और x + 5 को कोष्टक में बंद करके बराबर में 0 लिख लेंगे। एक बार x + 2 बराबर 0 लिखेंगे और दूसरी बार x + 5 बराबर 0 लिखेंगे। तो x का मान आएगा हमारा -2, दूसरा x का मान आएगा -5। x के 2 मान आ गए, एक -2 है, दूसरा -5 है। तो ये जो सवाल था वो आपके द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि वाला था। लेकिन आपके मान लो ये टुकड़े करना आपको नहीं आ रहा हो, तो फिर आपके जो रामबाण तरीका है, ब्रह्मास्त्र जिसको कहा जाता है द्विघात समीकरण को हल करने का, जिसको द्विघाती सूत्र कहा जाता है, क्वाड्रेंटिक फॉर्मूला कहा जाता है इसको, ये द्विघाती सूत्र होता है। और द्विघाती सूत्र का ही दूसरा नाम है आपके श्रीधराचार्य सूत्र, इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रतिपादन है वो आचार्य श्रीधराचार्य जी के द्वारा किया गया था। तो इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं और इसको द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। तो इसमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसका हल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपको ये याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है इसका, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a, जहाँ पर ABC जो होता है इसका गुणांक होते हैं। तो जैसे एक सवाल दे रखा आपको कि एक द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र के द्वारा हल करना है, तो इसकी तुलना मानक समीकरण से करेंगे और ABC का मान ज्ञात करेंगे। A का मान कितना है, 1 है, B का मान -3 है और C का मान -10 है। ये फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र, इसमें मान लिखेंगे। तो इसमें B का मान कितना है, B का मान -3 है, प्लस माइनस √b², यानी कि -3 का स्क्वायर, -4a × c का मान -10 है, बटे में आएगा 2 × 1। तो गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस -10 और -4, ये प्लस के 40 हो जाएंगे, बटे में 2 एकम 2 हो जाएगा। इनको हल करेंगे तो यह आएगा आपके 3 + √9 और 40 49 हो जाएगा। 49 का जब √ निकालेंगे तो वो कितना 7 आएगा। तो ये आ जाएगा आपके 3 + -7 और बटे में आएगा 2। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेंगे तो 3 + 7 बटे 2 करेंगे, माइनस लेंगे तो 3 - 7 और बटे में 2 करेंगे। इसका उत्तर आपके 7 और 3 10 बटे 2 आएगा, जिसको 5 लिखेंगे, और ये -4 बटे आपके 2 आएगा, जिसको -2 लिखेंगे। तो ये दोनों ही उत्तर आपके आ गए, ये 5 उत्तर आए और ये वाला आपके कितना उत्तर आया, -2 उत्तर आया। तो ये इस प्रकार से आपको उसका जो आंसर है वो निकाल लेने हैं। ठीक है, फिर आपकी जो इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी होती है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की जो प्रकृति के लिए हम विविक्ति कर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, विविक्ति कर चेक करते हैं। विविक्ति कर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी होता है, जिसको अपन b² - 4ac से लिखा जाता है। ये इसको जो डिस्क्रिमिनेंट विविक्ति कर कहा जाता है, और इसके आधार पर ही पूरी मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे, अलग अलग होंगे, ये इस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्या करना आपको, बोले मूलों की प्रकृति के लिए आपको इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। और डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, वो ज्ञात करते हैं b² - 4ac से, जहाँ पर आपको बी का मान, ए का मान और सी का मान समीकरण से लिखना है और फिर डी का मान ज्ञात कर लेना है। तो डी बराबर आपका b² - 4ac होता है। अगर इसका मान 0 से बड़ा आता है, इसका मान 0 से बड़ा आता है, तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे। तो दोनों मूल वास्तविक होते हैं और दोनों ही अलग अलग होते हैं। अगर इसका जो मान है वो 0 से बड़ा आता है, यानी कि प्लस की संख्या आती है, तो अगर इसका मान 0 आ जाए, b² - 4ac का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। और इस b² - 4ac का मान नेगेटिव आ जाए, माइनस में उतर आ जाए, जैसे -4 आ जाए, जो कि 0 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसके मूल वास्तविक नहीं है। जैसे एक सवाल दे रखा है आपको, इस द्विघात समीकरण की आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। इसमें a बराबर कितना है, तो a बराबर है आपके 2, b बराबर -3, c बराबर +5। तो हम क्या करेंगे, d का मान ज्ञात करेंगे, b² - 4ac करेंगे। तो b का मान कितना है, -3 है, a 4 है और a का मान 2 है और c का मान 5 है। हल करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 × 2 8 और 5 गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब 9 में से घटाएंगे 40 को, तो -31 बचेगा। अब -31 से मतलब डी का जो मान आया वो 0 से छोटा है,
यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो फिर इसका जो मूल होगा वो वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। इस प्रकार से आपको आंसर लिख। फिर आता है हमारा 5वां चैप्टर जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको पहला पद, सारवंतर, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें आपकी क्या होती है समांतर श्रेणी, वो देख लेते हैं। एक निश्चित, जिसमें पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर एक अगला पद प्राप्त किया जाता है, इसको अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लो ये दे रखा आपको, ठीक है, ये 100 है, ये 150 है, 200 है, इसमें आपको 50-50 जोड़ के एक नई श्रेणी बना दी। जैसे पहला पद आपके दे दिया, इसको पहले पद को ए से लिखते इसमें 100 दे दिया और उसमें 50-50 जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में हम क्या करेंगे, 50 को जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर तीसरे पद के लिए दूसरे पद में 50 जोड़ेंगे, तो 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके 200 आ जाएगा। तो 100, 150, 200, 250, 300, 350, 450, 500 ऐसे प्रकार की संख्या आएगी आपके, तो ये एपी बन जाएगी। क्या कहेंगे इसको, एपी कहेंगे। तो पदों में पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है और संख्याओं की ऐसी सूची को समांतर श्रेणी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहा जाता है। अब संख्याओं की इस समांतर श्रेणी की जो सूची होती है, इसका जो प्रत्येक पद होता है, प्रत्येक पद जो होता है, यानी कि पहले पद को छोड़ के अपने पहले पद से ठीक एक निश्चित संख्या में डी जोड़कर इसको प्राप्त किया जाता है। और ये जो निश्चित संख्या डी जोड़ते हैं, जो जैसे हमने 50 जोड़ा इसमें, तो उसको डी को सारवंतर कहा जाता है। तो सारवंतर आपके प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। याद रखें, सारवंतर डी का जो मान है प्लस, माइनस और जीरो भी हो सकता है, तीनों मान हो सकते हैं। जैसे एपी का जो पहला पद होता है उसको A1 से लिखते हैं, दूसरे पद को A2 से लिखते हैं, तीसरे पद को A3 से और nवें पद को AN से लिखा जाता है। जो किसी एपी को क्या लिखेंगे, A1, A2, A3 और AN लिखा जाएगा। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे तो इसका पूरी समांतर श्रेणी हो जाएगी, हमें सारवंतर निकालना है। तो सारवंतर निकालने के लिए आपको इसमें पिछले पद में से अगले पद को घटा लिया जाता है। तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमारा डी का मान आ जाएगा। ये सारवंतर होता है। और हमारे जो इसमें समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म, वो क्या होती है, वो होती है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है, इस प्रकार से चलती है। जबकि ये वाला पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है। हमें nवां पद ज्ञात करना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितना पद होगा उससे एक पद कम होता है। जैसे चौथा है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, दूसरा तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, और पहला तो इसमें 0 आ रहा है। तो इसका जो मानक रूप है क्या होता है, वो आपको याद कर लेना है कि समांतर श्रेणी का जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है। लेकिन इसका nवां पद जब ज्ञात करना होता है तो ये हो जाएगा आपका an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जिसमें जो A होता है उसको प्रथम पद कहते हैं, n पदों की संख्या होती है और D इसका सारवंतर होता है और an इसका nवां पद होता है। nवां पद मान लो अंतिम हो तो उसको लास्ट L से भी लिखा जाता है। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अगर परिमित है, सीमित है, तो इसका जो परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे, जिसके पदों को गिन सकते हैं, उसको परिमित समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे ये दे रखा है इसमें परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी का जो कोई कोई जो लास्ट टर्म होती है, अंतिम पद उसमें होता है। अपरिमित समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अपरिमित होती है, इनकी उनको गिन नहीं सकते, उनका कोई अंतिम पद नहीं होता। जैसे प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, सभी आपके अपरिमित समांतर श्रेणी है। तो नेक्स्ट है फिर आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है, अभाज्य संख्या इसमें समांतर श्रेणी में नहीं आती। बाकी सम, विषम ये तो सभी समांतर श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट है फिर आपके प्रथम पद को A और सारवंतर D से लिखा जाता है। तो और पदों की संख्या अगर इसमें n है तो इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an को इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं। और किसी भी जो एपी का m पद है इसको am से व्यक्त करते हैं। अगर मान लो अंतिम पद है ये तो इसको L से लिखा जाता है। जैसे आपको सवाल दे रखा है कि 2, 7, 12 का 7वां पद ज्ञात करना है, तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए इसका जो nवां पद का सूत्र लगाएंगे। पहला पद कितना है, 2 है, d का मान कितना आएगा, 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा, और 7वां पद ज्ञात करना है तो n बराबर 7 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा nवां पद का फॉर्मूला, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला पद आपके 2 है, n की जगह पे 7 लिखेंगे और d की जगह पे 5 लिखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 को गुणा करेंगे 5 से, 6 पंजे 30 और 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी का जो 7वां पद है वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर आपके इन पदों की योगफल करना है, जो समांतर श्रेणी देख के उनके पदों का जोड़ करना है। तो इसका SN वाला फॉर्मूला हो जाएगा। SN वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें आपको याद रखना है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी होता है। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है। अगर परिमित श्रेणी है, ठीक है, तो इसमें गिने हुए चुने पद होंगे जिनको अपन अंतिम पद को पता होगा। तो अंतिम पद मान लो l है, तो अगर पहला पद अगर आपके दे रखा है तो इसका जो योगफल होगा उस श्रेणी का, जिसमें n का मान भी पता है, पहला पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, यानी कि पदों की संख्या बटे 2 इंटू आपके पहला पद और अंतिम पद। आपको पूछे कि प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योगफल कितना होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा n कोष्टक n प्लस 1 और बटे में 2। जैसे आपसे पूछे कि 1 से 10 तक की गिनती की जोड़ कितनी होती है, तो हमें n बराबर कितने नंबर लिखना है, 10 लिखना है, क्योंकि 1 से 10 तक की पूछी है। तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योगफल ये हो जाएगा आपका 10 कोष्टक 10 प्लस 1 और बटे में 2। ये हो जाएगा आपका 2 के पार से 10 कट गए 5 बार, और 10 और 1 11, 11 पंजे 55 हो जाएगा। तो बिना जोड़ की सीधे उतर आ गया आपके 1 से 10 तक की गिनती की जोड़। ऐसे आपको कमेंट करके बताना है कि 1 से लगा के 100 तक की गिनती की जोड़ कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो B का जो मान होगा वो A और C की जोड़ का आधा होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक सवाल दे रखा हमें 2, फिर इसमें जोड़ेंगे 3 तो 5 हो जाएगा, और फिर इसमें जोड़ेंगे 3 तो 8 हो जाएगा। अब मान लो ये AP में है, ये मान लो AP में है, तो इसमें क्या होगा, ये A B और C, जिसमें B का जो मान है, बीच का जो पद है वो पहले पद और तीसरे पद की जोड़ का आधा होता है। तो पहले पद का मान कितना है, 2 है, तीसरे पद का मान 8 है, और 2 का भाग देंगे तो जोड़ के वो हमारा 5 आ जाएगा। 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 है, जो कि क्या हमारा B है। ऐसा आता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये AP है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो आपको ये डिब्बा दे दे, ठीक है, ये डिब्बा है कि 2 रिक्त स्थान और 8 है, ये मान लो AP में है, तो B का मान कितना आएगा, तो B का मान तो आसान है, A B और C अगर अपने AP में है तो B का मान A और C की जोड़ का आधा होता है। तो A और C 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो इसका मान 5 आ जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि प्रथम 25 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, तो 1 से लगा के 25 तक, और D का मान कितना है, 1 है, N का मान 25 है, तो इसको nवें पद से भी ज्ञात कर सकते हैं और सीधा भी हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 25/2 कोष्टक पहला पद 1 और अंतिम पद 25, तो 25 और 1 26 हो जाएगा। तो 25 इंटू 2 का भाग देंगे 26 में, जो 13 बार चलाएगा, तो 25 इंटू 13 करेंगे तो इसका जो फाइनल उत्तर वो आ जाएगा। देखो 25 इंटू 13, ये 13 ही होगा, और 325 इसका उत्तर आएगा। अगली जो प्रश्नावली आपके त्रिभुज वाली है, जिसमें आपको बताना है कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। तो समरूप आकृतियाँ ऐसी आकृतियाँ होती है, सिमिलर फिगर, जिनकी शेप तो समान होता है, यानी कि शेप तो इक्वल होता है, लेकिन जो इसका जो साइज़ होती है वो बराबर होना ज़रूरी नहीं होती। यानी कि शेप तो सेम है, ठीक है, शेप तो एक जैसा है लेकिन साइज़ सेम नहीं है, तो उनको अपन समरूप जो आकृतियाँ वो कहते हैं। जैसे तीनों ही ये तीनों ही शेप तो एक जैसा है, आकार एक जैसा है, तीनों ही वृत्त ही कहेंगे इनको, लेकिन तीनों की त्रिज्याएँ अलग अलग हैं, तो इनका आमाप अलग है, इनकी साइज़ अलग अलग है, तो इसको हम समरूप त्रिभुज या समरूप आकृतियाँ कहेंगे। तीनों वृत्त हैं लेकिन आकार समान है, किंतु इनका आमाप अलग अलग है, तो ये समरूप आकृतियाँ हैं। हम ये देख लेते हैं कि क्या ये वाला जो है, ये वाला है, क्या इनका जो आकार है वो एक जैसा दिख रहा है, तो इनका आकार एक जैसा नहीं है ना, इनका क्षेत्रफल जरूर बराबर दिख रहा है 4-4 वर्ग समीय, लेकिन इनकी जो शेप है वो अलग अलग है, ये तो वर्ग है और ये वाला आयत है। तो समरूप होने के लिए इनका आकार समान होना ज़रूरी है, ठीक है, माप का समान होना ज़रूरी नहीं है। तो ये जैसे 3 त्रिभुज दे रखे आपको, ठीक है, 2 त्रिभुज दे रखे, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो बिल्कुल है। ये समबाहु त्रिभुज है, ये छोटा समबाहु, ये बड़ा समबाहु है, लेकिन कहेंगे तो उसको समबाहु ही। तो हम क्या करेंगे कि जब आकार समान है और आमाप अलग अलग, मतलब शेप तो एक जैसा है, साइज़ अलग अलग है, तो उनको अपन समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे जो सभी वर्ग है वो कैसे होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। आयत, सभी आयत समरूप हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, सभी आयत समरूप हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी वर्ग जो होते हैं हमेशा ही समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो आकार में समान होते हैं, तो उनको आकार में इनकी शेप होती है वो एक जैसी होती हैं, तो इनका माप अलग अलग होते हैं, इनको समरूप आकृतियाँ कहेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप भी होती हैं। जो सर्वांग सम है उनको समरूप कहेंगे, लेकिन सभी समरूप को सर्वांग सम नहीं कह सकते। सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या समान हो तो समरूप होंगे। कब होंगे, जब उनकी संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो।
यानी कि कोण इक्वल होना चाहिए और इनका जो साइड है वो, इनका जो रेशियो है वो एक जैसा होना चाहिए, तभी इनको समरूप आकृति कहेंगे। इसके लिए फिर आपके ये दे रखी दो चीज़ें कि मान लो दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो उनकी संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो समरूपता की 3 कसौटियाँ दे रखी हैं आपको सामने, इन कसौटियों का जो नाम है आपको याद रखना है। समरूपता की कसौटी कौन कौन सी हैं, तो एक तो समरूपता में तीनों ही एंगल साइड अगर बराबर हैं तो उसको समरूप आकृति कहेंगे। ठीक है, तीनों भुजा अगर आपके सेम है, संगत त्रिभुज की दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अगर माप बराबर हैं तो उनको क्या कहेंगे, समरूप आकृतियाँ कहेंगे। भुजा कोण भुजा नियम, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर है, उनके बीच का कोण और तीसरी भुजा भी बराबर है तो उसको हम समरूप त्रिभुज कहेंगे। नेक्स्ट है फिर आपके तीनों ही कोण बराबर हैं, तो तीनों ही कोण को अगर बराबर है तो तीनों भुजाएं भी बराबर हो जाएगी, तो उसको ट्रिपल ए कोण को हम डबल ए कोण भी कहते हैं। तो तीनों कोण बराबर है तो उसके दो कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों एक ही है। दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होता है। फिर आती है आपके आधारभूत आनुपातिक थेल्स प्रमेय। तो ये आपके थेल्स प्रमेय है, आधारभूत आनुपातिक थेल्स प्रमेय कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जैसे एक त्रिभुज है ABC जिसमें आपकी जो भुजा है BC, इसके समांतर एक अन्य रेखा खींच रहे DE, तो ये इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर आता है। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है जब DE अगर BC के समांतर है त्रिभुज में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका विलोम भी आपको याद कर लेना है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अगर मान लो कोई रेखा इस त्रिभुज को दो बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, ऐसा पहले से निश्चित होता है। जैसे सवाल ये चित्र दे रखा है, ये क्वेश्चन बनेगा आपके ये कि इस त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, ये इसके समांतर है। AD का मान 2 है, DB का मान 3 है, AE का मान ज्ञात करना और EC का मान 6 है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम ये दे रखा है कि D BC के समांतर है, DE BC के समांतर है, तो AD बटा DB और AE बटा EC बराबर होंगे। तो AD बटा DB और AE बटा EC इसमें बराबर है। AD का मान कितना है, AD का मान है आपके इसमें 2, तो यह 2 लिख लिया। DB का मान कितना है, तो DB का मान 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। AE का मान कितना है, तो AE का मान ज्ञात करना है x, तो हमने x लिख लिया। EC का मान कितना है, तो EC का मान 6 है, तो हमने 6 यहाँ पे लिख लिया। इस प्रकार से आपको ये मान यहाँ पे लिख लेना है। फिर इसको करेंगे क्रॉस गुणा, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 4 तिया 12। x का मान ज्ञात करना है तो 12 में 3 का भाग देंगे जो 4 बार जाएगा, तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा, आपके 4 उत्तर आएगा। इसी प्रकार से आपको ये वाला सवाल है वो भी इसमें चेक करना है। फिर आपको यूनानी गणितज्ञ जो थेल्स था उसका समय क्या है, तो ये 640 से 546 याद रखना है ईसा पूर्व। और यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है और वे समरूप भी होंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो वह सर्वांग सम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो समान कोणिक त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, तो समान कोणिक त्रिभुज उनकी संगत भुजाएं सदैव समान होती। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आपकी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या याद करना है, तो निर्देशांक ज्यामिति में जो आपको याद रखना है वो है आपका महत्वपूर्ण बिंदु, एक तो दूरी सूत्र, एक विभाजन सूत्र। किसी बिंदु की x अक्ष से y अक्ष से दूरी जो होती है उसको x निर्देशांक कहते हैं, उसको भुज कहा जाता है। ठीक है, ये x अक्ष आड़ी लाइन को कहते हैं, खड़ी लाइन को y अक्ष कहते हैं, और y अक्ष से जो दूरी होती है वो उसका x बिंदु कहलाता है। तो x अक्ष निर्देशांक कहलाता है और x अक्ष का ही हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। जैसे बिंदु दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा ये वाला कि बिंदु की y अक्ष से दूरी कितनी है। जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x निर्देशांक लिख लेना है, मतलब भुज अब्सिसा का मान लिखना है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो इसका मतलब वो y का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर y का मान कितना होता है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो x अक्ष से दूरी तो y का मान लिखो, कोटि का मान लिख लो, और y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x का मान लिख लेना है। नेक्स्ट है फिर आपके बिंदु की दूरी बतानी कि बिंदु की दूरी कितनी है, तो इसमें x अक्ष से दूरी पूछी तो y का मान लिखेंगे, 5 उत्तर आ जाएगा। लेकिन याद रहे दूरी अगर माइनस में दे रखी तो उसको प्लस में लिखेंगे, जैसे माइनस का 3 है तो उसका उत्तर प्लस का 3 आएगा, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। और मूल बिंदु के निर्देशांक तो आपको याद ही होंगे, मूल बिंदु जो होता है वो 0,0 होता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x,0 होता है और y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0,y होते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक x, 0 होते हैं और y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक 0, y होते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है p, q, तो p के निर्देशांक x1, y1 और q के हो जाएंगे x2, y2, यानी कि pq बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदु दे रखे हैं p, x और ये दूसरा q है 6, 8। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी तो इसमें फॉर्मूला लिखेंगे x1, y1 ले लेंगे इसको और x को लेंगे x2, y2। फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान लिखेंगे x2 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ आएगा आपके 6 - x1 का मान 4 है तो 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमने 8, यहाँ लिखेंगे 8 - y1 का मान है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 का स्क्वायर। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर, और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 को हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे 4 बार, 4 में 2 का 2 बार, 2 में 2 का 1 बार, तो 8 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2, जो एक जोड़ा बनेगा 2 का तो वो बाहर आ जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा आपके 2√2। तो ये इस प्रकार से इसका उत्तर 2√2 आएगा। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है √x² + y²। जैसे आपसे कोई दे दे प्रश्न कि एक बिंदु दे रखा आपको P 3, 4, इसकी मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो एक बिंदु तो P ये हो जाएगा और दूसरा बिंदु O हो जाएगा जिसको मूल बिंदु 0, 0 लेंगे, तो OP बराबर क्या आएगा, OP बराबर आएगा √x² + y²। x का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करो, प्लस y का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। तो ये इसमें आपके दूरी सूत्र का याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपकी दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1:m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु Px, y के निर्देशांक ज्ञात करना है। ये कोई दो बिंदु है जिसमें एक का नाम है आपके A है x1, y1 और दूसरा हो जाएगा B x2, y2। इसका बीच में कोई P बिंदु है जिसको हम x, y लिखेंगे। ये P बिंदु इसको m1:m2 में विभाजित करता है। तो इस P बिंदु के आपको जो कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला इसका आपके सामने Px, y पहले आएगा आपके m1x2 + m2x1 और बटे में आएगा m1 + m2। दूसरा आपके m1y2 + m2y1 और बटे में आएगा m1 + m2। ये दूरी सूत्र वाला के बाद में आपको विभाजन फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, ये जो बिंदु दे रखा मान लो ये इनका जो अनुपात है वो m1:m2 बराबर हो जाए कि m1 बराबर m2 आ जाए। इसका मतलब ये जो P बिंदु है वो A और B के सेंटर में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, और बीच वाले बिंदु को मिड पॉइंट कहते हैं, मध्य बिंदु कहा जाता है। तो इसमें आपके अनुपात का जो मामला है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि m1 m2 दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होगा। जैसे इसका फॉर्मूला है ये मध्य बिंदु वाला, दो बिंदु दे रखे A, B और दूसरा है -a - b, तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। पहले को लिखेंगे x1, y1, दूसरे को लिखेंगे x2, y2। तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु है वो हो जाएगा Px, y। तो फॉर्मूला लगेगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 का मान a है तो a प्लस माइनस का a और बटे में आएगा 2। दूसरा हमारा y1 का मान कितना है b है और प्लस y2 का मान माइनस के b है और बटे में 2। तो प्लस माइनस माइनस a - a 0/2 और b - b 0/2, यानी कि इसका उत्तर आएगा मूल बिंदु 0, 0। तो इसका जो मध्य बिंदु वो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। इस त्रिकोणमिति के परिचय में आपको पूरा जो प्रश्नावली है वो समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है। तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है जिसमें ये ABC में B कोण पे समकोण है 90 डिग्री का, इसको अपन समकोण कहेंगे, या इसका मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कोण के सामने वाली भुजा जो होती है उसको लंब कहा जाता है, ये लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, और जिस भुजा पे त्रिभुज रुका होता है उसको बची हुई भुजा को आधार कहते हैं। तो 3 भुजाएं हो गई, लंब, आधार और कर्ण। इसमें जो सबसे पहला है वो है आपको याद रखना है लाल कक्का वाला, तो उससे क्या आपका पूरा जो याद रहेगा LAL KKA, लंब बटे कर्ण। ये जो लंब बटे कर्ण होता है उसको साइन कहते हैं, ठीक है, ये लंब बटे कर्ण, यानी कि BC/AC। तो BC/AC ये लंब बटे कर्ण होता है जिसको साइन कहा जाता है। आधार बटे कर्ण ये कोस होता है, आधार बटे कर्ण कोस हो जाएगा, और लंब बटे आधार ये टेन होता है। इसका जो जस्ट उल्टा
कोसेक होता है इसको 1/sin लिखते हैं। ये साइन का उल्टा जो होता है व्युत्क्रम होता है उसको कोसेक लिखते हैं, यानी कि वो कर्ण बटे आपका लंब हो जाएगा। और सेक जो होता है वो 1/cos होता है, कोस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोस होता है। तो आधार बटे कर्ण का कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और लास्ट जो बचा हुआ है वो लंब बटे आधार, वो उसका उल्टा हो जाएगा tan का उल्टा कोट, जिसको 1/tan लिखा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये 3 हो जाएंगे। इनके अलावा इनके व्युत्क्रम में कोसेक का 1/sin होता है और सेक का 1/cos होता है, कोट का 1/tan होता है। tan को हम और लिख सकते हैं sin बटा कोस और कोट को लिख सकते हैं 1/tan, या कोट को हम कोस बटा साइन भी लिखा जा सकता है। फिर आपको इसमें जो सर समीका वो याद रखनी है कि यहाँ पर आपको ये सर समीका अच्छे से याद रखनी है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर इसका जो मान होता है वो 1 होता है। यहाँ पर हम एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर cos स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो sin स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर होगा और cos स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर होगा। इसके अलावा 2 सर समीकरण आपकी और दे रखी है। 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर a, और केवल tan स्क्वायर a याद करना तो 1 को इधर लेंगे यानी कि sec स्क्वायर a माइनस 1। दूसरा हो जाएगा आपके sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर हमारा 1 होता है। फिर सेकंड सर समीकरण के बाद में ये सेकंड सर समीकरण है और ये वाली हो जाएगी आपकी थर्ड सर समीकरण। तो थर्ड सर समीकरण है 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस बराबर में आएगा आपके कोसेक स्क्वायर, तो 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अपना कोट स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर होता है 1। फिर आपके इसमें त्रिकोणमितीय सारणी जिसको बनाना सीखना, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो साइन के जो मान है उसमें आपके साइन एक तो 30 का मान इंपॉर्टेंट है, साइन 45 का और साइन 60 का और साइन 90 का। कोस में कोस 0 का मान इंपॉर्टेंट है, कोस 0 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान और साइन 30 और कोस 60 बराबर होता है, और कोस 30 और साइन 60 का मान बराबर होता है। इसके अलावा 45 के मान सेम ही होते हैं, और tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3 होता है। ये तीनों ही मान भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिर प्रश्नावली नंबर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें क्षैतिज रेखा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वह रेखा जो हमारी आँख के सीधे भूमि के समांतर जाती है उसको अपन क्षैतिज रेखा कहते हैं, और हमारी आँख के से उस वस्तु को देख रहे हैं उससे जोड़ने वाली जो रेखा होती है इसको दृष्टि रेखा कहा जाता है। ये यहाँ पे ये कोई वस्तु है और यहाँ पर हमारी आँख है, तो आँख से यहाँ तक की जो दूरी है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं, और ये जो रेखा है भूमि के समांतर इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है। अब ये जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है इसको उन्नयन कोण कहा जाता है। तो उन्नयन कोण उस स्थिति में बनता है जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर ऊपर उठाना होता है। जैसे मान लो कोई एक इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और इस नीचे रोड पे कोई वस्तु जा रही वस्तु है, तो इस नीचे जो रोड के ऊपर कोई आदमी खड़ा है इसको इस मकान के ऊपर किसी चीज़ को देखना है, तो अपनी नज़र को ऊपर उठा के देखेगा तो ये वाला जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहा जाता है। देखी गई वस्तु उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह वस्तु क्षैतिज से ऊपर होती है, इनकी धरती से ऊपर होती है। इसका जस्ट उल्टा जब देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण होता है, जबकि यह जो वस्तु होती है वो क्षैतिज स्तर से नीचे होती है। यानी कि क्षैतिज रेखा और अवनमन ये जो देखी गई वस्तु है उसके बीच की जो दृष्टि रेखा है इनके बीच का जो कोण है वो अवनमन कोण होता है जब हम ऊपर और वस्तु यहाँ पे नीचे की ओर देखनी हो। कब आपके जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होते हैं क्योंकि ये जेड जैसी आकृति बनती है और ये एकांतर कोण के कारण ये बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, इसके कारण ये दोनों कोण इसमें बराबर आएगा। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी मीनार की छाया की लंबाई बढ़ने के साथ साथ सूर्य का उन्नयन कोण घटता जाता है। जब वस्तु की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री आता है। फिक्स है ये, जब आपका जो ऊंचाई और उसकी जो छाया है वो बराबर आ जाए, जब आधार और लंब बराबर हो तो इसमें थीटा का मान 45 डिग्री आता है। या फिर जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर है। नेक्स्ट चैप्टर है 10वां चैप्टर जिसका नाम है वृत्त। सर्कल वाले आपके इसमें परिभाषा वो देख लेनी है। तो परिभाषा क्या है इसमें वृत्त की, तो एक तल में स्थित बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समूह होता है उसको वृत्त कहा जाता है। इस बिंदु को केंद्र कहते हैं और अचर दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये कोई बिंदु है, इससे अचर दूरी इसके चारों ओर की जो आपका बिंदुओं का जो ये होती है इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं।
और ये जो दूरी होती है अचर दूरी, इसको त्रिज्या कहा जाता है। तो वृत्त और एक रेखा, तो एक वृत्त और एक रेखा की 3 स्थिति हो सकती हैं। ठीक है, एक वृत्त और एक रेखा की 3 स्थिति हो सकती है। मान लो कोई रेखा इसको प्रतिच्छेद ही न करे, यानी इससे दूर होकर गुजर जाए, एक वृत्त को प्रतिच्छेद न करे, तो ऐसी रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। दूसरा ये है कि मान लो वो एक बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करे, तो जो रेखा इस वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है कॉमन पॉइंट, उसको स्पर्श बिंदु टेंजेंट पॉइंट इसको कहा जाता है। यह टेंजेंट लाइन हो जाएगी, ये सर्कल के टेंजेंट पॉइंट होता है, इसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है। यदि दो रेखा वृत्त के दो भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। तो ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, ये स्पर्श रेखा और ये वाली छेदक रेखा होती है। वृत्त के एक बिंदु से एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि वृत्त के ऊपर कोई एक बिंदु है तो एक बिंदु से वृत्त के ऊपर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं तो वृत्त के ऊपर कुल पूछे तो कुल हम अनंत स्पर्श रेखाएं इसमें खींच सकते हैं। तो इसके ऊपर अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। मान लो कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, ये बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है P बिंदु, तो इस वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं, एक को AP नाम देंगे, दूसरे को PB नाम देंगे। तो AP और PB का जो मान है वो बराबर होता है, इसकी लंबाई भी बराबर होती है। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, इसको PA बराबर PB लिखा जाता है। वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त के ऊपर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा का जो कॉमन पॉइंट होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है। ये एक वृत्त है, इसका एक स्पर्श रेखा है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है दोनों का, इस वृत्त और इस स्पर्श रेखा का, इसको स्पर्श बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट है वृत्त की किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब होती है। ये यहाँ पे कोई त्रिज्या है तो त्रिज्या जो होगी वो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये इसके ऊपर लंब होती हैं। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है इसके ऊपर क्या होती है, लंब होती है। नेक्स्ट है आपके कि एक वृत्त के किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो कैसी होती है, वो समांतर होती है, पैरेलल होती है। व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये एक वृत्त है और वृत्त के ऊपर कोई दो बिंदु है A और B, इनको सीधा मिलाने वाली रेखाखंड होती है, इसको जीवा कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको जीवा कहते हैं। मान लो ये जीवा वृत्त के सेंटर से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, तो इस जीवा को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और ये जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्यास के सिरों पे हमको ये जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों 90 के कोण से गुजरेगी यहाँ पे, तो इस व्यास के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोनों 90 के कोण बनाएगी, इसका मतलब दोनों की जो बीच की दूरी हमेशा बराबर ही रहने वाली, इसलिए जो दोनों रेखाएं कैसी हो जाएगी, समांतर पैरेलल हो जाएगी। दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करें तो स्पर्श बिंदु पर वो समद्विभाजित होती हैं। दो वृत्तें जिनका केंद्र एक ही है, तो ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है और त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं उनको सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। ये दो वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं अलग अलग है, एक R1 है दूसरा R2 है। तो इनका जो बड़ा वृत्त है इसकी जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, तो ये जीवा जो होगी इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। स्पर्श बिंदु दो बराबर भागों में इस जीवा को बांटता है। फिर नेक्स्ट बिंदु है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंडों, इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं उनके केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो सामने वाले केंद्र पर बनने वाले कोण का और इसका, इन दोनों की जोड़ हमेशा 180 होती है। दो कोणों का जोड़ अगर 180 आता है तो उनको संपूरक कोण कहा जाता है। तो कोण ये Q1 और कोण Q2 का जो मान है वो दोनों की जोड़ 180 आती है, इसलिए इनको एक दूसरे का संपूरक कोण कहा जाता है। अगला चैप्टर है 11वां, जिसमें आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। तो दो चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, एक तो वृत्तखंड और एक त्रिज्यखंड। तो पहले त्रिज्यखंड देख लेते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है कि एक वृत्तीय क्षेत्र होता है जो दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से गिरा हुआ होता है, उस क्षेत्र को वृत्त का वृत्तखंड त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसकी दो त्रिज्या है, वो त्रिज्याओं के बीच में कोई न कोई कोण होगा और एक ये चाप होता है। तो ये जो इस क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है, त्रिज्यखंड कहा जाता है। किसको त्रिज्यखंड कहते हैं। और त्रिज्यखंड छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा और बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो ये एक त्रिज्यखंड होता है। बात कर लेते हैं वृत्तखंड की। तो एक जीवा जो होती है, जीवा क्या होती है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड वृत्त की जीवा होती है।
और ये जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। छोटे भाग को क्या कहते हैं? छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। लेकिन मान लो यही जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही तो वृत्त को 2 समान भागों में बांटती हैं और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहा जाता है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। और अर्धवृत्त में जो कोण बनता है, शेष अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का यानी कि समकोण का बनता है। तो आधे वृत्त में जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। बात कर लेते हैं, आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। ये इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और चाप जो है हमारा, ये वाली लंबाई, इसको चाप कहते हैं। तो चाप की लंबाई हो जाएगी θ/360 इंटू 2πr, जहाँ पर r क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, थीटा इनके दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण हो जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको बनाना पड़ेगा इसमें एक त्रिज्यखंड, और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो बचेगा हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये वाला है इसमें आपके दीर्घ त्रिज्यखंड का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो πr² में से क्या करना है? πr² में से आपको जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेना है, यानी कि शेष भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 360 डिग्री के कोण में से आपको जो बचा हुआ है ये आप लिखेंगे, जो कि पूरा वृत्त है आपके πr²। इसमें से जो बचा हुआ कोण है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट आपके इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 इंटू πr² माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, जिसको अपन r²/2 sin θ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल इस पूरे वृत्त का, इनमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। आपको ज्ञात करना है इसमें आपके कि त्रिभुज का ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त की परिधि होती है 2πr। अगर किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो चतुर्थांश में 4 हिस्से होते हैं तो 4 का भाग दे देंगे, तो 1/4 इंटू πr², ये इसमें जो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है फिर आपके क्षेत्रफल वाला सवाल है ये, इसमें आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन जो ज्ञात किया जाता है वो 3D आकृतियों का ज्ञात किया जाता है, जिसमें आपके घनाभ होता है, शंकु होता है, बेलन होता है, गोला होता है और घन होता है। ये 5 जो आकृतियाँ दे रखी है ये आपके 3D आकृतियाँ, इसको ठोस आकृतियाँ कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? ठोस आकृतियाँ कहते हैं। ठोस आकृतियों का संयोजन जो होता है उस प्रकार से होता है, जैसे ये आपकी आकृति, इसमें क्या क्या बन रहा है? जैसे कैप्सूल जैसी आकृति, एक तो बेलन होगा और 2 इसमें अर्धगोले होते हैं। तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, एक अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आधा गोला ये और आधा गोला ये। तो एक तो पूरा गोला हो जाएगा और एक इसमें बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आपको इनका जो फॉर्मूले है वो आपको याद करने कि अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? 2πr², और दूसरे अर्धगोले का भी 2πr², और बेलन का वक्रपृष्ठीय होता है 2πrh। ये बेलन का वक्रपृष्ठीय होता है। और टोटल जो आपका जो आकृति बन रही है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr² प्लस 2πrh प्लस 2πr²। इसको 4πr² भी एक साथ में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है फिर आपकी ये वाली आकृति बनानी है, एक तो शंकु है इसमें आपके और एक आपके इसमें अर्धगोला है। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठीय होता है वो होता है आपके πrl, और अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठीय होता है वो होता है आपके 2πr²। दोनों को ऐड करेंगे तो इस खिलौने की आकृति का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। फिर एक आपके घन दे रखा है और घन के ऊपर आपके एक ब्लॉक दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक तो घन का क्षेत्रफल है वो 6πr² हो जाएगा, या 6 इंटू भुजा² हो जाएगा। इसमें से इसका जो आधार है इसका क्षेत्रफल कम करेंगे, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल कम करेंगे और फिर इसमें जो वृत्त है उसको जोड़ लेंगे। तो अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना है? 2πr² है। फिर नेक्स्ट आपके ये जो दे रखा है इसमें आपके एक अर्धबेलन दे रखा है ये, और अर्धबेलन के नीचे इसमें घनाभ दे रखा है। तो दोनों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो घनाभ का आयतन और इस बेलन का आधा आयतन, आधे बेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और बेलन का आयतन होता है πr²h। आधा बेलन है तो फिर इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो 1/2 πr²h होगा। फिर कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन।
तो घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर घन का आपको पार्श्व पृष्ठीय ज्ञात करना है, इनकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर। और घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया वो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। आयतन होता है घन का भुजा का क्यूब। और बेलन का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 2πr कोष्ठक h प्लस r। और बेलन का आयतन होता है πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठीय होता है πr/l। और टोटल सरफेस एरिया होता है πr कोष्ठक l प्लस r। और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 होता है। तो 3 छोटे छोटे शंकु मिलकर एक बड़ा बेलन बनाते हैं। फिर नेक्स्ट आपके इसमें गोले का वक्र पृष्ठीय नहीं होता है और संपूर्ण पृष्ठीय होता है 4πr²। और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अर्ध गोले का आपको वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना है, तो इसमें आपके होगा 2πr² और कुल पृष्ठीय हो जाएगा 3πr²। अर्ध गोले का आयतन 2/3 πr³। फिर शंकु की आपको तिर्यक लंबाई ज्ञात करनी हो, तो ये आपके शंकु दे रखा है, इसकी तिर्यक लंबाई ये सीधी ऊंचाई हो जाएगी शंकु की, और ये हो जाएगी इसकी आधार की त्रिज्या और इसकी तिरछी ऊंचाई। अगर आपको तिरछी ऊंचाई या तिर्यक लंबाई L ज्ञात करना है तो इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है और पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, जिसकी सहायता से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसकी मदद से L बराबर √r² प्लस h² निकाला जाता है, जहाँ पर L तिर्यक ऊंचाई है, h शंकु की ऊंचाई है और आपके r जो है वो शंकु की त्रिज्या है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आपने सांख्यिकी वाला 13वां चैप्टर है, जिसमें आपके माध्य ज्ञात करना होगा। तो माध्य क्या होता है, तो माध्य किसी भी संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए सभी परीक्षणों का योग करेंगे और इसमें परीक्षणों की संख्या का भाग देंगे, यानी कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसका जो सीधा फॉर्मूला है समांतर माध्य का वो ये भी होता है प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा fx और बटे में सिग्मा f, ये x बार का फॉर्मूला होता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि में कोई एक मान लेते हैं और उससे विचलन d ज्ञात करते हैं, x - a निकालते हैं। तो फिर इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा fd और बटे में सिग्मा f आएगा। नेक्स्ट है पद विचलन विधि, जो कितनी काम की है नहीं, बस u d की जगह पे u आता है और आपका जो इसमें गुणे में h आ जाता है। तो ये आएगा आपका पद विचलन विधि में a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ और इंटू में आ जाएगा आपका h। फिर आते हैं आपके वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा लेते हैं। जैसे 10 और 20 का वर्ग अंतराल ज्ञात करना है, तो ये निम्न सीमा हो जाएगी 10 तो, और 20 इसकी उच्च सीमा है। तो उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाया जाता है, यानी कि 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 बचेगा। तो ये 10 इसका वर्ग अंतराल होता है, जबकि इनका जो मध्य बिंदु होता है इसको वर्ग चिन्ह कहते हैं। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो इसका मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में 2 आते हैं। फिर आता है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है, ऐसा आंकड़ा जिसकी जो बारंबारता वो सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार आने वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है उसको बहुलक वर्ग कहा जाता है। बहुलक का फॉर्मूला होता है, जैसे ये L प्लस, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इनके अलग से आपको वीडियो अपलोड कर रखी हो, आप देख लेना बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य कैसे ज्ञात करते हैं और माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर जो L है वो माध्य की बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, H इसमें वर्ग अंतराल है, और फिर इसमें आपके F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता है, और F2 जो है हमारा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके इसमें फॉर्मूला है आपके माध्य का। तो माध्य के ज्ञात करने के लिए हम संचयी बारंबारता जो एक ग्राफ होता है उसको तैयार करते हैं, और संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद में हम माध्य ज्ञात करते हैं। फिर सारणी से जो पदों की जो प्रकृति वो ज्ञात करते हैं कि सम है या फिर विषम है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य ज्ञात करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये होता है माध्य m बराबर L प्लस ये होता है n बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये हमारा माध्य का फॉर्मूला होता है। फिर माध्य और बहुलक में क्या संबंध होता है, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, इसमें माध्य और बहुलक में ये रिलेशन होता है। माध्य और बहुलक
ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। बारंबारता और संचय बारंबारता, इसके अलावा परिसर, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। या पद विचलन भी पूछ ले तो भी अपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। फिर आता है अंतिम चैप्टर, लास्ट इस वीडियो का, इस किताब का लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, जिसमें आपको प्रायिकता का फॉर्मूला याद रखना है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। और यहाँ पर प्रायिकता का जो सबसे पहले परिभाषा दी थी वो पियरे साइमन लाप्लास ने दी थी, जिनके बारे में आप जो हायर जो क्लास होगी बड़ी क्लासों में ये पढ़ने वाले हैं। किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम आता हो उसको प्रारंभिक घटना कहते हैं। और किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता होती है इनका योग हमेशा एक होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो एक होता है, अर्थात PE + PE बार बराबर 1 होता है। अगर आपको होने की प्रायिकता दे दे तो एक में से नहीं होने की घटा लेंगे, नहीं होने की घटाने के लिए एक में से होने की घटा देंगे तो नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो उस घटना के घटित होना असंभव होता है तो इसकी जो प्रायिकता होती है उसको शून्य होती है। जिसकी प्रायिकता 0 होती है उसको असंभव घटना कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी प्रायिकता जिसका घटित होना असंभव हो उसको असंभव घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ऐसी घटना जिसका घटना निश्चित हो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है और उसको निश्चित घटना या निर्धारित घटना कहा जाता है। किसी भी प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। इनकी ऊपर संख्या छोटी आएगी और नीचे संख्या बड़ी आएगी या फिर उसके बराबर भी आ सकती है। तो प्रायिकता का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा या 1 से बराबर रहेगा। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होती है या फिर 1 से छोटी या 1 के बराबर भी हो सकती हैं। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं आएगा, और प्रायिकता का जो मान है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। तो ये 25 पेज की जो पूरी PDF थी वो मैंने आपको यहाँ पे एक वीडियो में 1 घंटे और लगभग 11 मिनट का ये वीडियो है, इसमें कवर करवाइए। आपके जो इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले वगैरह थे सारे के सारे आपको इसमें कवर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के और बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये थी आपकी गणित की 1 लाइनर। इसी प्रकार के आपके हिंदी की, विज्ञान की, सामाजिक की सभी जो विषय हैं उन सभी के 1 लाइनर आपके PDF ऐप के ऊपर उपलब्ध है, जहाँ पर ये आपको मात्र 49 की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें पढ़ सकते हैं। और शेखावटी मिशन 100 की जो PDF है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वो भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। टेस्ट वगैरह सारी चीज़ आपको मात्र इसी प्राइस में आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे टॉप 3 रहेंगे उन टॉप 3 बच्चों को 1100 का जो पुरस्कार है वो भी मिलने वाला है। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसके ऊपर खूब सारा आपके टेस्ट दे रखे हैं, टेस्ट को दे देना। इसके अलावा आपके जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। इसकी PDF अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ऐप के अंदर इसकी जो कक्षा 10 की जो टेस्ट सीरीज उसमें आपको ये मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप जिन भी बच्चों ने वीडियो यहाँ तक देखा है, मुझे पता है कि शुरू में अगर 100 बच्चे थे तो अभी तक केवल इसको 3-4 बच्चे ही देख रहे होंगे। तो अगर आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा है तो अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, हाँ हमने वीडियो ये पूरा देखा है। और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सभी टेस्ट वगैरह की लिंक सबसे पहले मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।